डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट के तत्वाधान में दिनांक 27 मार्च 2019 को हरियाणा प्रदेश के हिसार स्थित गुरु जमचेश्वर विद्यालय के सभागार में डासपी हरियाणा प्रदेश की प्रांतीय अधिवेशन एवं छात्र संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केपी चौधरी ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की तथा केपी चौधरी ने पूरे देश के बहुजन समाज के छात्रों को देश विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक जानकारी दी। एक तो वर्क वीजा अप्लाई करके आप जा सकते हैं, उसमें आपको आईलेट्स का पेपर देना होता है जो ब्रिटिश काउंसिल लेती है। 8-7-7 का उसमें प्रोविजन है, 8-7-7। अगर आपके 8-7-7 आते हैं उसमें तो आप अपना वर्क वीजा के लिए पूल में अप्लाई कर सकते हैं, आपको वीजा मिल जाएगा और जाकर के कनाडा में आप जाकर के दूसरे जो जिन कंट्रीज में एक व्यवस्था है, विशेष रूप से मैं कनाडा की बात कर रहा हूं, वहां आप जाकर के अपना नौकरी कर सकते हैं। अगर आपने एमएससी फिजिक्स किया हुआ है उसके लिए भी आपको आईलेट्स देना होगा। आईलेट्स देकर के फिर आपको पीएचडी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आपने एमएससी किया हुआ है, आप अभी बीएससी कर रहे हैं, बीएससी के बाद आप बीएससी करके एमएससी करने के लिए आप लंदन में अप्लाई करिए, कनाडा में अप्लाई करिए, सुने मेरी बात, आप वहां पे अप्लाई करिए। अप्लाई करने के लिए उसमें आईलेट्स का एक पेपर आपको पास करना पड़ेगा और उस पास करने के बाद में फिर 55% आपके नंबर जो मैंने आपको सिस्टम समझाया, सॉरी 55 नहीं, उसमें मिनिमम 60% आपके बाद आपको लिया जाएगा। 60% से नंबर कम है तो आपको बाहर किसी कंट्री में एडमिशन नहीं मिलेगा। मिनिमम आपको 60% आपको अपनी जो ग्रेजुएशन की डिग्री उसमें लेना पड़ेगा तथा इच्छुक छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए हर प्रकार का सहयोग प्रदान करने की घोषणा की। इस अवसर पर महासंघ की तरफ से डासपी छात्र संघ को 25,000 रुपए की सहयोग राशि देने की घोषणा की गई। केपी चौधरी ने भारत में अनुसूचित जाति जनजाति समाज की समस्या एवं उनके समाधान पर समाज को जागृत किया। देश के कोने कोने से आए छात्रों के सवालों के जवाब दिए। अछूतों को एकजुट होने की जरूरत है, जिसमें वो भगवान का मतलब नकार रहे हैं स्पेशली, और वो कहते हैं कि जो धर्म है वो एक धंधा बनकर रह गया है, अफीम है समाज के लिए। तो सर मेरा क्वेश्चन यही है कि हम भगत सिंह की बात क्यों नहीं करेंगे? देखिए ऐसा है कि बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम हमारे आदर्श हैं। इसके अलावा किसी भी महापुरुष का नाम जोड़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भगत सिंह जी भी बड़े सम्मानीय, उनका भी देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है और किसी को भी शामिल करने में कोई कहीं समस्या नहीं है। और कोई सर? हमारे बीच में कमल वाल्मीकि जी हैं। जय भीम सर। जय भीम सर, मेरा सवाल एजुकेशन से रिलेटेड है। सर, मैं एक दिन पढ़ रहा था आरटीआई के माध्यम से, मैंने हरियाणा स्कूल के जो +2 लेवल तक के जो स्कूल है आरटीआई के माध्यम से एक डाटा निकलवाने का काम किया कि हरियाणा लेवल के जो +2 तक के स्कूल है उनके शायद 10 गाँव में से केवल 314 गाँव में स्कूलों का स्टाफ पूरा है। ऐसा क्यों? हर साल सेंटर से लेवल स्टेट लेवल तक की जो सरकारें हैं वो करोड़ों रुपए का शिक्षा से रिलेटेड बजट पूरा होता है, उसके अंदर स्टाफ पूरा नहीं है। तो स्टाफ पूरा नहीं होगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया, कैसे बढ़ेगा इंडिया? देखिए, सरकारों की इच्छा शक्ति के बारे में पूरा देश ये मानता है कि सरकारें जो कर रही हैं उनका देश के विकास से कितना लेना देना हम आदमी उसको समझ रहा है। उसमें एजुकेशन का फील्ड भी शामिल है। अगर उसमें टीचर्स आ जाएंगे, गांव के स्तर पर टीचर पढ़ाने लगेंगे तो हो सकता है कि हमारा सबसे जो गरीब समाज हमारा समाज है उसके बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। शायद वो हमारे लोगों को शिक्षा से वंचित करने के लिए जानबूझ करके शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है और ये गंभीर विषय है, इसको भी हम सेंट्रल लेवल पे काफी मजबूती के साथ उठा रहे हैं। थैंक यू सर। और सर एक सवाल और है मेरा, जो हम देख रहे हैं मिड डे मील नाम की एक स्कीम गवर्नमेंट ने 2005 से चालू की है, तो सर हर क्षेत्र में हमने देखने को मिलता है, जिन अखबारों में देखने को मिलता है कि आज मिड डे मील के अंदर खाना खाने से उस गांव के स्कूल के अंदर इतने बच्चे एक्सपायर हो गए या इतने बच्चे बीमार पड़ गए हैं। तो सरकार ने सर इसके लिए कोई स्पेशल ऐसी टीम गठित की है या कोई ऐसा विभाग गठित किया है जिससे इसकी जानकारी की डिटेल से पंचायत को या स्कूल में स्टाफ को या बच्चों को दी जाए कि भाई इस विभाग के अंदर आप अपने बच्चों को किस प्रकार का खाना मिल रहा है, इसकी जानकारी हम किस तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सर? देखिए, ये सवाल है, इस सवाल को थोड़ा एलाबोरेट करके समझाना पड़ेगा सर। तो कनाडा में सरकार अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदार है। वो अपने लोगों को फ्री एजुकेशन देती है कनाडा सरकार और फ्री उनको हेल्थ सर्विस देती है, यानी कि उनका इलाज फ्री है और उनको एजुकेशन फ्री है।
सरकार की जिम्मेदारी समझाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ तो हालत ये है कि कोई इस देश के अंदर कोई भी चीज जो फ्री है वो भी फ्री नहीं है। समझ में आती है? मिड डे मील देना मजबूरी हो सकता है, लेकिन मिड डे मील में भी कितनी बेईमानी होती है, वो बेईमानी का परिणाम है कि हमारे लोग उनको खाना खराब दिया जाता है, वो मर जाते हैं। और सरकार की जहां तक बात है, सरकारें SC/ST मामला में पूरी तरीके से उदासीन है। SC/ST मामलों में सरकारों को कोई रुचि नहीं है कि आपका भला हो। समझ नहीं बात? सरकार ने जितनी स्कीम आज तक लागू की है, एक भी स्कीम आपके हक में आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। समझिएगा? अब जरूरत इस बात की है कि सरकार के काम को मत देखो, 2 अप्रैल 2018 को रिपीट करो, 2 अप्रैल 2018 को रिपीट करो। अगर भारत में 2 अप्रैल 2018 को नहीं हुआ होता तो ये एट्रोसिटी एक्ट आपका लागू नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। बिना नेता के जब तक भारत में सामाजिक आंदोलन खत्म नहीं होगा, तब तक किसी भी समस्या का समाधान हमारे समाज का होने वाला नहीं है। जैसे ही नेता घुसेगा आंदोलन में, हमारा आंदोलन पिट जाएगा, हमारा आंदोलन बिक जाएगा। इसलिए गैर राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन आज समाज की आवश्यकता है। इस अवसर पर सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि देश की सरकारें चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की हों, देश के गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के उत्थान के प्रति पूरी तरह उदासीन है। आगामी लोकसभा चुनाव में देश के सभी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यकों को इकट्ठा होकर बहुजन समाज के किसी योग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठाने का संकल्प लिया गया। जब भारत की सरकार ने आरक्षण के विरोध में एक के बाद एक पिटीशन ऑर्डर इशू किए थे, उसके बाद में 1997 में एक संगठन तैयार हुआ दिल्ली में जिसका नाम था ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन। उसका जो चेयरमैन था, दुर्भाग्य से आज वो लोकसभा का बीजेपी से सांसद है, उसका नाम है उदित राज। हम लोगों ने जो पहला आंदोलन किया दिल्ली की धरती पर, वो था दिसंबर 1997। तब 25,000 लोग पूरे देश से दिल्ली की धरती पर आए। तब उस दौरान भारत के राष्ट्रपति स्वर्गीय KR नारायण साहब थे और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। उन लोगों के साथ में भी महासंघ के लोगों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ बातचीत की। 98 में दूसरा आंदोलन हुआ। उसके बाद संख्या बढ़कर के 50-60 हजार हो गई। उसके बाद में जब 99 में हम लोग आए तो हमारी संख्या लाखों में पहुंच गई और सरकार पर दबाव बना। 3 दिन लोकसभा बंद रही। डेट थी उसकी 9, 10, 11 अप्रैल 1999। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। संविधान में 3 संशोधन हुए, 81, 82, 85 जिनका मैं जिक्र कर रहा था। तब जाकर के आरक्षण बचाने में हम लोग कामयाब हुए। 2000 की रैली में संख्या बढ़कर और ज्यादा संख्या हो गई। इसमें आदमी कई लाख हो गए। उसके बाद नेता का दिमाग खराब हो गया और नेता ने उस भीड़ को बेचने का काम किया और उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन जस्टिस पार्टी बना करके समाज को फिर एक बार दोहराए पर लाके खड़ा कर दिया। जो आंदोलन आपका स्तर तेजी से बढ़ा था, वो आंदोलन दोबारा कैसे फिर जैसे पहले गिरता रहा वैसे ही दोबारा से गिर गया। इस समय 3-4 जो प्रयास हुए हैं उसमें अंतरराष्ट्रीय दलित सम्मेलन हुए हैं दिल्ली की धरती पर तालकटोरा में। जो 2017 में पहला आंदोलन, 2013 में पहला अंतरराष्ट्रीय दलित सम्मेलन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया गया कि जुडिशरी में आप हमको रिजर्वेशन की व्यवस्था करें। 2018 में भी एक आंदोलन हुआ जिसमें बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली की धरती पर हुआ। 2019 में अभी 26 नवंबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली की धरती पर हुआ जिसमें पूरे वर्ल्ड के लोगों को बुलाया गया और सरकार पर दबाव बनाने का काम किया गया। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, सोते हुए आदमी को जगाना बहुत आसान है, लेकिन जो आदमी सोने का नाटक कर रहा, जाग रहा है, उसको दुनिया में कोई आदमी जगा नहीं सकता। 10% का रिजर्वेशन इस आदमी को देना था, इसने एक ही दिन में 10% का रिजर्वेशन सारे रूल तोड़कर दे दिया। लेकिन गरीब शुल्क के लिए इसने इनका रिजर्वेशन आबादी के हिसाब से नहीं बढ़ाया और निजी क्षेत्र लाना की मजबूरी थी। निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की और साथ साथ जुडिशियल कमीशन बनाने का इन्होंने वायदा किया था और आज तक जुडिशियल कमीशन बना करके जुडिशरी में रिजर्वेशन की व्यवस्था इन्होंने नहीं की, क्योंकि शासकों में इच्छा शक्ति का अभाव है और हम दबाव बनाने में पूरी तरीके से नाकामयाब हैं। उसका नतीजा यह है कि जुडिशरी में रिजर्वेशन देने की बात तो छोड़ दी जनाब, जो रिजर्वेशन बाबा साहब देकर गए थे उसको भी इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से समाप्त कर दिया है। उसका नतीजा 40 लाख से घटकर आपकी संख्या 12 लाख पर आ गई। चलो फिर इस बात की है कि 2 अप्रैल को रिपीट करो। किसी भी सरकार पर भरोसा मत करो, किसी नेता पर भरोसा मत करो, अपने ऊपर भरोसा करो। दिल्ली की धरती पर एक दिन पेट तय करो, अपने घर से पानी की बोतल लो, अपने घर से रोटी लपेटो, जाकर के दिल्ली की पार्लियामेंट में जाकर बैठ जाओ। पहले एक आदमी बैठेगा, फिर 1 लाख होंगे, 10 लाख होंगे,
जिस 1 करोड़ लोग देश के कोने कोने से दिल्ली में जाकर इकट्ठे हो जाएंगे, सरकार आपसे पूछेगी चाहते क्या हो, चाहते क्या हो, चाहते क्या हो। एकमात्र समाधान है, किसी नेता के पास समाधान नहीं है, किसी अभिनेता के पास समाधान नहीं है। और अगर कोई बोलता है तो झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। हिसार जाते समय रास्ते में रोहतक के कार्यकर्ताओं द्वारा केपी चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर रोहतक मंडल कार्यालय में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें साथियों की समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई। डासपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने अपने संबोधन में कहा कि आज का विद्यार्थी आने वाले कल में देश का भविष्य है तथा डासपी का उद्देश्य हर विद्यार्थी को समस्याओं का समाधान करके उसके अच्छे भविष्य का निर्माण करना है।